अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नंबर 11 का लेक्चर है, इसमें 11.1 से एक क्वेश्चन करवाऊंगा और बाकी रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे मैं अपने बार बार लेक्चर में बताता हूँ आपको कि जो बोर्ड का एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो पहले 6 चैप्टर से आते हैं और फिर 7 और 17 से आता है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 7, 8 से लेके और 16 तक जो क्वेश्चन हैं वहाँ से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेशंस आती हैं, एमसीक्यूज आते हैं और रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। तो आज इसमें भी हम करेंगे कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक डायग्रामेटिक क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में पता चाहिए इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब मैंने अपने जो पिछला लेक्चर था मेरा जिसमें डेफिनेशन बताई थी चैप्टर नंबर 9 की, आप उसमें देखेंगे, उसमें मैंने था कि पैरेललोग्राम इज अ फिगर formed by 4 non-collinear points in a plane. Its opposite sides are equal and parallel and none of its angle is right angle. यानी इसकी opposite साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। लेकिन जब हमने डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके अलावा भी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल के अलावा ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। यानी एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एंड एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। यानी जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो भी एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 70 डिग्री का है ए तो सी भी 70 डिग्री का होगा। इसी तरह अगर ये 110 डिग्री का बी तो डी भी 110 डिग्री का होगा। और जो तीसरी एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लिहाजा इसके भी इंटीरियर एंगल का सम 360 होगा। और लास्ट एक और प्रॉपर्टी कि किसी भी यानी पैरेललोग्राम की एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले 2 एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका क्या मतलब है कि उनका सम 180 डिग्री होगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिमिलरली बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, C plus D is equal to 180 डिग्री and A plus D is equal to 180 डिग्री। यानी इन सब के एंगल्स का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होंगे। यानी इसका क्या मतलब होगा कि एक लाइन के ऊपर बनने वाले जो 2 एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर हमारा एंगल A मालूम हो और B निकालना है तो 180 में से A को माइनस कर देंगे तो B आ जाएगा। सिमिलरली अगर B मालूम है और C निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे 180 में से B को निकाल देंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी। जब ये आ जाएगी तो ये ऑपोजिट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसलिए इन 2 प्रॉपर्टीज़ के साथ अब देखें हम किस तरह से पैरेललोग्राम वाली डायग्रामेटिक क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं या आसानी से सॉल्व करते हैं। बुक का पेज नंबर 201 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1 वो जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए वो करवाना ताकि आपको पता लगे कि अगर हमें किसी भी पैरेललोग्राम का सिर्फ एक एंगल पता हो तो हम बाकी रिमेनिंग एंगल्स कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन दिया हुआ है इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री देन फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। कि एक एंगल बताया है कि 130 डिग्री का और बाकी एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। अब एक और बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखनी है कि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें जो एक ही लाइन पे जो एंगल्स बन रहे हैं ए एंड बी, इनमें से एक एक्यूट एंगल है और एक ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसे पता लगा? क्योंकि देखें जो एंगल है DAB यानी ये वाला एंगल है अंदर वाला, ये एक एक्यूट एंगल है क्योंकि इसका मुंह बंद हो रहा है, ठीक है। और जो यानी जो क्लोज हो रही होती फिगर वो एक्यूट एंगल है यानी लेस देन 90 डिग्री है। और जो एक्सपैंड हो रही होती जैसे ये एंगल ABC, ये देखें ये एक्सपैंड हो रहा है एंगल B, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। यानी एक बेस लाइन पर जो 2 एंगल्स होते हैं उनमें से एक एक्यूट एंगल होता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल है। जो एंगल स्क्वीज हो रहा हो यानी जिसका मुंह ग्रेटर देन और लेस देन के जैसे होता है वो हमेशा एक्यूट एंगल होता है, और जो बाहर निकल रहा होता है या एक्सपैंड हो रहा होता है उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि 130 डिग्री एक ऑब्ट्यूज एंगल है, लिहाजा हम यहाँ पे इसको B पे बनाएंगे 130 डिग्री। इसको हम A पे नहीं बना सकते क्योंकि A हमारा एक्यूट एंगल है। तो लेट एंगल B इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसके मुताबिक हम बाकी सारे एंगल्स निकाल लेते हैं। अभी मैंने बताया कि B और D ऑपोजिट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो लिखेंगे सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, सो एंगल B इज इक्वल टू 130 डिग्री। इसके साथ हम लिख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी कि बीइंग
ऑपोजिट एंगल्स, ये ऑपोजिट एंगल है और ये इसका मतलब ऑपोजिट एंगल जिसके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जैसे ये दोनों एंगल सेम है। बीइंग ऑपोजिट एंगल्स, इसका मतलब है कि ये दोनों ऑपोजिट एंगल हैं, एंगल डी एंड एंगल बी, लिहाजा दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। अब ए निकालना है, तो अभी मैंने बताया कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये सप्लीमेंट्री हैं। क्यों? क्योंकि एक बेस लाइन पे दो एंगल्स जो हैं उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री। अब ये लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे इसकी हम वजह लिख देते हैं, बीइंग सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ए बी बी, सी डी बी, बी सी बी और ए डी, यानी कोई से भी दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री ले लें। अब हम एंगल डी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। सो एंगल ए प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब हमारे पास एंगल ए आ गया, तो एंगल ए और एंगल सी जो है वो सेम होंगे क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। अब लिखें, सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, सो एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसकी वजह बतानी है कि बीइंग ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं और ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। यानी देखा आपने किस तरह के सिर्फ एक एंगल बताया था, उस एक एंगल की मदद से हमने बाकी रिमेनिंग एंगल्स निकाल दिए। समझा देता हूँ, सिर्फ आपने ये देखना है कि अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल दिया है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ लेगा। अगर ये लिखा होता कि सपोज ये एंगल ए जो था वो हमारा 65 होता, तो फिर हम उसको ए पे बनाते, क्योंकि ये हमारा एक्यूट एंगल है। एंगल बनाएं, जो एंगल बनाया इसका ऑपोजिट एंगल है वो सेम आ जाएगा, फिर 180 में से इसको माइनस करें, ये वाला एंगल आ जाएगा, फिर जो ये वाला एंगल होगा ए, वही एंगल सी होगा। अब आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 208। एक डायग्राम बना के दी हुई है और पूछा है कि एक्स वाई एम एन, यानी जितनी भी वेरिएबल्स हैं अननोन, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अगेन क्योंकि देखें पैरेललोग्राम है तो हमें नजर आ रहा है, सबसे पहले हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 75। वजह वही, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है, n इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो लिखेंगे बीइंग ऑपोजिट एंगल, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी सेम, क्योंकि दोनों ऑपोजिट एंगल है, लिहाजा n इज इक्वल टू 75 आ गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी वही कि जब आपके पास ये एंगल b था, d निकाला, अब मैं a प्लस बी करके 180 या b प्लस सी करके 180 करके निकाल सकता हूँ। तो ये मैं करूँगा, यहाँ पे x प्लस 75 कर लें या m प्लस 75 कर लें, एक ही बात है। अब लिख लें x प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री, वजह बीइंग सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि पहले की वजह थी कि वो वर्टिकली ऑपोजिट, सॉरी वो ऑपोजिट एंगल्स थे, तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सेम, और जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसका सम 180 होता है, लिहाजा इन दोनों को इक्वल टू 180 पुट करते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री विच इज इक्वल टू 105 डिग्री। इसका मतलब हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x आ गई तो x और m क्या हैं, वर्टिकल अगेन ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। अब लिख लेते हैं एंगल m इज इक्वल टू x, वजह बताएं बीइंग ऑपोजिट एंगल्स, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं और वो हमेशा सेम होते हैं, लिहाजा m इज इक्वल टू जो x की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देते हैं 105 डिग्री। अब आ गया हमारा सिर्फ y। अब ये भी आपको पता है कि ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं वो भी हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, या इन अदर वर्ड्स अगर आप याद रखें कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन दी हो उस पर बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे स्ट्रेट लाइन पे, मिसाल के तौर पर दो हैं, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब है ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल है, ये अंदर वाला एंगल है और ये बाहर वाला एंगल है, तो एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल भी वो भी क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, लिहाजा वो भी हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। लिहाजा ये जो x और y हैं ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, लिहाजा हम इसको भी 180 में से माइनस करके निकाल देंगे। लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी भी वजह क्या होगी कि बीइंग सप्लीमेंट्री एंगल्स,
कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे हम x प्लस वाई है तो x की वैल्यू जो हमने निकाली है 105 उसमें पुट कर देते हैं। 105 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 विच मीन्स y इज इक्वल टू 75 डिग्री। x इज इक्वल टू 105 डिग्री आया था, m इज इक्वल टू 105 डिग्री आया, और y की वैल्यू आ गई 75 डिग्री, और n हमने पहले निकाल लिया था, n इज इक्वल टू 75 डिग्री था। चारों अननोन एंगल्स हमने निकाल लिए। अगेन क्या था, सिर्फ एक एंगल पता था, जो एक एंगल हमें गिवन था ये एक्यूट एंगल था, यानी इस एंगल की मदद से मैंने n निकाला, क्योंकि वर्टिकली बार वर्टिकली कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट यानी एक जैसे होते हैं। तो ये n इज इक्वल टू 75 निकाल लिया, लिखेंगे बीइंग ऑपोजिट एंगल्स। फिर जब 75 प्लस x या 75 प्लस m ये दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी इनका सम 180 के इक्वल पुट किया, तो 180 में से 75 को माइनस कर दिया 105, ये x की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि x और m अगेन ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ऑपोजिट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या लिहाजा जो x की वैल्यू है वही m की वैल्यू आ गई। फिर जब m की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, जब y निकालना है तो x और y जो है ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसी तरह y की वैल्यू निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस x करके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम बना के दी हुई है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन है, एंगल ए जो है वो 55 डिग्री है, एंगल सी जो है वो 11x डिग्री, और बी ओपन है, और डी जो है 5m प्लस 10 है। इसमें भी m और x की वैल्यू निकाल। अगेन सबसे पहले देखें कि एंगल सी एंड एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है, तो लिखेंगे एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल सी है हमारा 11x इज इक्वल टू 55 विच इम्प्लॉइज दैट x इज इक्वल टू 55 ओवर 11 विच इज इक्वल टू 5 डिग्री, यानी x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आते हैं m प्लस 10 की, या m की वैल्यू। अगेन अब मैं 5m प्लस 10 प्लस 55 भी कर सकता हूँ, 5m प्लस 10 प्लस 11x करके भी निकाल सकता हूँ, बाद में x की वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन जो वैल्यूज गिवन है उसके मुताबिक रखते हैं, यानी एंगल a प्लस एंगल d, एंगल a प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180 डिग्री, वजह बीइंग सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्योंकि अभी बताया है कि एक जो बेस लाइन पे होंगे या एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल सप्लीमेंट्री। अब एंगल ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 55 प्लस एंगल डी ये फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। सो एंगल डी इज इक्वल टू 188 में से 55 निकाल दें, 180 में से 50 निकल गया, आ गया 130 यानी 125। एंगल डी की वैल्यू आ गई 125। अच्छा, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, पहले एंगल डी निकाल दिया। अब एंगल डी की वैल्यू है 5m प्लस 10, उसको ज़रा दूसरे तरीके से कर देते हैं, वैसे भी चलें ठीक है, अब वैसे ही कर दें। तो एंगल डी आ गया। अब एंगल डी की जगह वैल्यू पुट कर दें 5m प्लस 10। सो 5m प्लस 10 इज इक्वल टू 125 डिग्री। therefore 5m is equal to 125 minus 10. So 5m is equal to 115. So m is equal to 115 divided by 5, which is equal to 23 degree. Yes, m की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। दूसरा क्या और तरीका था कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप एंगल डी की जगह पूरा 5m प्लस 10 भी पुट कर सकते हैं।
जब 5m + 10 आ जाएगा तो ये 10 इसमें ऐड हो जाएगा तो 5m + 65 हो जाएगा। फिर उसी तरह डायरेक्ट भी m की वैल्यू निकाल सकते हैं। चाहे आप इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप चाहे द एंगल डी की वैल्यू निकालने पहले और उसके बाद उसको इक्वल टू 5m + 10 कर दें। या दूसरा तरीका है कि जहाँ एंगल डी है वहाँ पे 5m + 10 लिख देते हैं, तब भी उसको आप सिंप्लीफाई करते तो m की वैल्यू 23 डिग्री आनी थी। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें देखें, इसमें हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे इसमें हमारे पास ओपोजिट एंगल्स के बारे में, यानी एक एंगल दिया होता तो ओपोजिट एंगल्स हम निकाल लेते थे। अब यहाँ पे जो m और n की वैल्यूज हैं वो एंगल्स में नहीं दी हुई, साइड्स में दी हुई हैं। इसका मतलब है हमें ये भी पता है कि ओपोजिट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम आर इक्वल। तो इसका मतलब है हम ये देखेंगे PL = MN एंड PN = LM, यानी वर्टिकली सॉरी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट होती हैं, लिहाजा हम यहाँ इसकी साइड्स यूज करेंगे। लिखेंगे सिंस LP is congruent to MN और दूसरी तरफ PN is congruent to LM, PN is congruent to LM, क्योंकि ये देखें ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम दोनों इक्वेशन बना लेंगे। सो LP था हमारा 4m + n = 10 और यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारी 8m LM, पहले लिख लेते हैं चलिए, क्योंकि जो चीज़ फाइंड करनी है। LM is congruent to PN, तो 8m - 4n = 8। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। अब आपको बताया था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन जब भी बन जाए तो आप इसको किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्रैमर रूल सबको आता है और मैं बार बार क्रैमर रूल से करवाता हूँ ताकि आपका क्रैमर रूल और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब यहाँ पे हम इसको यूजिंग क्रैमर रूल भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये दो इक्वेशन बन गई, इनको ऊपर नीचे लिखने पहले। सो 4m + n = 10, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और दूसरी हमारी बन गई 8m - 4n = 8। अब यहाँ पे हम क्रैमर रूल यूज कर लेते हैं। तो क्रैमर रूल में क्योंकि हम x और y यूज़ करते हैं तो यहाँ पे x और y की बजाय m और n यूज़ करेंगे, यानी डायरेक्ट लिख लेते हैं यूजिंग क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल में पहला फार्मूला क्या होता है हमारा x का, यहाँ पे x की बजाय हम m लिखेंगे। m = x की बजाय m आ गया ओवर a डिटर्मिनेंट। इसी तरह n के लिए लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ n, यानी वहाँ y था वहाँ की जगह और a डिटर्मिनेंट। यानी सेम प्रोसेस है जो हमने क्रैमर रूल में किया था। वहाँ पे वेरिएबल्स हमारी क्योंकि एक्स वाई होती थी, जैसे वहाँ पे हम लिखते थे x = ax ओवर a और y के लिखते थे y = ay ओवर a। अब यहाँ पे x और y की बजाय हमारे पास वेरिएबल्स क्योंकि m और n है, जैसा लिखेंगे m = am ओवर a डिटर्मिनेंट एंड n = an ओवर a डिटर्मिनेंट। अब दोनों के डिटर्मिनेंट्स बना लेते हैं। पहले a का डिटर्मिनेंट बना लें। a का डिटर्मिनेंट बनेगा 4, 1, 8 एंड -4, 4, 1, 8 एंड -4 डिवाइडेड बाय, सॉरी a का डिटरमिनेंट नीचे आना था, ऊपर आनी थी m की वैल्यू। जब m का लेते हैं तो a की जगह m की जगह आ जाएगा 10 और 8, यानी वही जैसे x में करते हैं कि x की जगह 10 और 8 आता है, यहाँ पे आ जाएगा 10 और 8 और इधर आ जाएगा 1 और -4 और नीचे आएगा 4, 8, 1 एंड -4। अब इसका आंसर निकाल लेंगे। सिमिलरली इधर लिखेंगे, बना लेता हूँ an, यानी y की जगह आ जाएगा 10 और 8 और x की जगह आ जाएगा 4 और 8 डिवाइडेड बाय, नीचे सेम ही आती है 4, 1, 8 एंड -4।
अब इसको निकालना क्रॉस प्रोडक्ट से। ये आ गया -40 और 1 8 ज़ार 8 -8 और नीचे आ गया 4 4 ज़ार 16 यानी -16 -8 1 ज़ार 8। तो आंसर आया हमारा -48 ओवर -24। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 2। अब नीचे भी इसी तरह 4 8 ज़ार 32 -10 8 ज़ार 80 डिवाइडेड बाय नीचे वही आंसर आएगा -16 और -8। तो 32 -80 -48 और -48 ओवर -24 अगेन 2। इसका मतलब है m की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, मेरे पास क्योंकि स्पेस कम थी, वैसे भी मैंने कहा जब आपने क्रैमर रूल को कहीं पे यूज़ करना हो तो आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में से भी कर सकते हैं। शायद मैंने आयोटा वाले क्वेश्चन भी जो से थे उसमें भी ये डायरेक्ट यूज़ किया था, लेकिन जब हम प्रॉपर क्रैमर रूल करते हैं तो आप वो सारे प्रॉपर स्टेप्स के साथ भी करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। फ़र्क क्या था कि यहाँ पे x और y की बजाय आपने वेरिएबल्स m और n यूज़ करने हैं। बाकी सारा प्रोसेस वही है, चाहे आप इस शॉर्टकट मेथड से करें या प्रॉपर क्रैमर रूल से करें, आंसर सेम ही आएगा। रिवाइज कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि फिगर फॉर्म बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड नन ऑफ इट्स एंगल इज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें फर्दर प्रॉपर्टीज ऐड कर लें कि ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड एंगल्स ऑन द सेम लाइन आर सप्लीमेंट्री। इनकी मदद से फिर हम ये अपने जो जितने भी डायग्रामेटिक क्वेश्चंस हैं उनमें हम इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है एक्सरसाइज 14.1 का, उसमें एक एंगल दिया हुआ था 130 डिग्री। ये याद रखना है कि ये वाला एंगल इसका एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो क्योंकि 130 ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, लिहाजा उस तरफ आपने बनाना है। एंगल बी बनाएं, जब ये बन जाएगा ऑपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट यानी बी आ जाएगा तो वही एंगल आपके डी आ जाएगा। फिर ए प्लस बी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो एंगल ए आ जाएगा। फिर जो एंगल ए की वैल्यू होगी वही एंगल सी की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का। सबसे पहले आपने n निकालना है, क्योंकि n और 75 सेम है, क्योंकि ये ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। जब आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी फिर 75 प्लस m या 75 प्लस x करके आप इज इक्वल टू 180 डिग्री करें, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो n की वैल्यू वही होगी, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल हो जाएगा। फिर जब आपका और x आ जाएगा फिर आपने y निकालना है, क्योंकि x प्लस वाई जो है ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ऐसा 180 में से x की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 11x इज इक्वल टू 55, क्योंकि ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स थे। यहाँ से x की वैल्यू पहले निकाल लें। जब x की वैल्यू आ गई फिर आपने 55 प्लस डी यानी एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री पुट करना है। वहाँ पे आप एंगल डी की वैल्यू 5m प्लस 10 डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, या पहले एंगल डी की वैल्यू निकाल लें, फिर जब वैल्यू आ जाए तो उसकी जगह 5m प्लस 10 पुट करने के बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर m की वैल्यू भी आ जाएगी। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि इसमें एंगल्स नहीं इसमें साइड्स दी हैं, तो जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनको इक्वल ट्रीट करें, उनको इक्वल एंड पैरेलल की प्रॉपर्टी के मुताबिक वहाँ से दो इक्वेशंस बनाएं। जब दो इक्वेशंस बन जाएंगी 4m प्लस n इज इक्वल टू 10 एंड 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8, यहाँ पे क्रैमर रूल लगाएं। और क्रैमर रूल को आपको लगाने का शॉर्टकट तरीका भी बताया, और वैसे भी अगर आप इसके पूरे स्टेप्स भी करेंगे तब भी ये अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद तब भी आंसर सेम ही आएगा। फ़र्क क्या करना है कि क्रैमर रूल में हम वेरिएबल्स x और y यूज़ करते हैं, यहाँ पे x और y की बजाय m और n यूज़ करेंगे, यानी x को रिप्लेस कर देंगे m से और y को रिप्लेस कर देंगे n से, और सारा इसका प्रोसेस जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों का आंसर 2 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो थ्योरम चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स हैं, तो उसमें से आपको इंशाल्लाह बारी बारी उसमें 6 थ्योरम्स हैं, बारी बारी एक एक करके सारे थ्योरम समझाऊंगा। तब तक के लिए